नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक, पूर्व मंत्री और भाजपा के संयोजक सरजू राय जी। सरजू राय जी इस वक्त में झारखंड में एक मुहिम चला रहे हैं और वो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो 74 के आंदोलन संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन तो हुए, देश में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, लेकिन एक असल बदलाव जो होना चाहिए था वो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। वो अब भी नहीं हो पाया है। यदा कदा हमारे बीच, हमारे समाज के बीच और खास करके सत्ता के बीच ये ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनकी क्या रणनीति है, क्योंकि रांची में सम्मेलन हुआ, इसके बाद धनबाद में आज सम्मेलन हो रहा है और इसके बाद जमशेदपुर में सम्मेलन होगा, तो पूरे मामले पर इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही झारखंड इस वक्त में सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री के ऊपर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी वो कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ आईटी की जांच चल रही है। तो सीबीआई, आईटी और ईडी इसके निशाने पर झारखंड क्यों है, और इसका जवाब सरजू राय से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। चलिए जैसे उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो ये बताएं कि ये कई सवाल हैं जिसमें एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने 74 के आंदोलन को एक कड़ी और आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू किया है और आपकी अगुवाई में वो शुरुआत हुई है। तो ये आंदोलन का रूपरेखा, कौन लोग उसमें शामिल होंगे और हम कैसे पता कर पाएंगे कि जो लोग हमारे बीच शामिल हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त है? देखिए, हम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, ये झारखंड के 22 साल की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि जो भी सरकार आ रही है पहले वाली सरकार से अधिक भ्रष्टाचार कर रही है जी। और भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिसको जो वस्तुनिष्ठ भी है और व्यक्तिनिष्ठ भी है। इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे इस उद्देश्य से हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सारा अभियान इसलिए कर रहे हैं कि इस राज्य में गलियों में, चौराहों पर, बाजारों में ये चर्चा हो कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और भ्रष्टाचार के कारण ही ये राज्य बहुत पीछे जा रहा है। आम जनता को, खास करके नवयुवकों को इससे परेशानी हो रही है, उनके रोजगार छीन रहे हैं, आम जनता में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। ये इसकी चर्चा हो, ये लोग शिद्दत के साथ महसूस करें, हम लोगों का इतना ही उद्देश्य है। इससे 74 में जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। जेपी ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, सत्ता परिवर्तन का नहीं है। मगर सत्ता का परिवर्तन हो गया केंद्र में, व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ। तो जेपी भी तो नहीं सोचे होंगे कि विधायक और सांसद खरीदे और बेचे जाएंगे, नीलामी होगी। इसीलिए व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ और जेपी कहते थे कि व्यवस्था में जो बदलाव है वो निरंतर होना चाहिए। इसीलिए इसको उन्होंने संपूर्ण क्रांति, सतत क्रांति का रूप दिया था कि कोई एक बार परिवर्तन करके आ गया तो दोबारा उसमें गिरावट नहीं आएगी, गारंटी नहीं है। तो जनता अगर तैयार होगी, हमारे देश की संस्थाएं तैयार होंगी तो वो सार्थक बदलाव करेंगी, बदलाव पर नियंत्रण रखेगी। बदलाव के बाद भी कोई अगर उसी धारा में जाता है तो उसके साथ भी वही सलूक करेगी जो पहले वाले के साथ किया है। इसलिए हम लोगों का यही उद्देश्य है कि इसकी चर्चा हो कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है जी। तो इसलिए हम लोग ये मुहिम छेड़ रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार विरोधी जो प्रतिनिधि सम्मेलन करा रहे हैं, ये एक तरह से आप सिविल सोसाइटी को जगा रहे हैं। मैंने रांची में जो सम्मेलन किया था उसमें हमने किसी को लिखित निमंत्रण नहीं दिया था आने के लिए, व्यवस्था के लिए प्रयास नहीं किया था, बल्कि हमने एक मोबाइल नंबर दिया था कि अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करके या मिस कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप बता दीजिए कि मैं आऊँगा। और इसका अच्छा रिस्पांस मिला और राज्य भर से 877 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और जिस दिन सम्मेलन था उस दिन 1000 से अधिक संख्या चली गई। तो हम लोग ये नहीं मान रहे हैं कि हमारे किसी एक प्रयास से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। ये हमारे इस अभियान में वह व्यक्ति नहीं शामिल होगा जिस पर खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप है। हमारा उद्देश्य यही चर्चा कराना है कि लोग महसूस करें, चर्चा करें कि भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। ये होगा तभी राज्य में सार्थक विकास की दिशा तय होगी। भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड में भी कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, आईटी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई अपनी जगह पे अपने काम कर रहा है। लेकिन एक आरोप यह लग रहा है कि सारा भ्रष्टाचारी सिर्फ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी में ही है या भाजपा में भी है। कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रहा है? जो लोगों के बीच में भी ये चर्चा होने लगी है कि ईडी की नजर, आईटी की नजर सिर्फ विरोधियों पर। आपने सही सवाल किया है और
भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। केंद्र की सरकार की छवि पर इसका असर पड़ रहा है। जिसके यहाँ छापामारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वह भ्रष्ट है, उसने अकुत संपत्ति इकट्ठा किया है, संपत्ति मिल भी रही है। पर अब लोग यही कर रहे हैं कि केवल जो केंद्र सरकार के सत्ता के विपक्ष में हैं, चुन चुन कर उन्हीं को हतोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। ध्यान देना चाहिए इसको, प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री को भी, कि उनके आसपास जो भ्रष्ट हैं, उनकी नज़र में अपने उनकी पार्टी के, उनके समर्थकों में जो भ्रष्ट हैं, उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप बैलेंस करिए, उधर भी कुछ किया और इधर भी कुछ कर दें, मगर आप जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, जिसके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट में जिक्र किया है, वैसे लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो लगेगा कि भ्रष्टाचार का कुछ ढोल आपने भी गले में बांध लिया है। भले ही उससे आवाज़ नहीं निकल रही है, मगर जनता में संदेश जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ईडी और आईटी ये सरकार बनाने और सरकार को अपदस्त कराने, गिराने में भी लगे हुए। नहीं, मैं इतना दूर तक नहीं जाना चाहूँगा। ये संस्थाएं संविधान के नियम कानून के प्रावधान से बनी हुई हैं। ये चाहकर सरकार नहीं गिरा सकती हैं। बिहार में सरकार बदल गई है, देखते रह गए। झारखंड में भी पिछले फरवरी से अगर ये प्रयास होता है कि सरकार बना देंगे, बिगाड़ देंगे, तो अब तक सरकार बिगड़ गई होती है यहाँ। मगर उल्टा ही हो रहा है। हेमंत सोरेन और इससे अधिक मजबूत हो रहे हैं, उनका समर्थन बढ़ रहा है और ये इस मुद्दे को वो अपनी नैरेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो ईडी ने समन भेजा है मुख्यमंत्री को, उनको जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मैंने इस बारे में 2 कहा है। मुख्यमंत्री ने भी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है। मैंने ईडी को यह भी सुझाव परसों ही दिया है कि बेहतर होता कि आप खुद ही, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए हेमंत जी से आप ही समय मांगते कि मैं आपके यहाँ आके पूछताछ करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ था 1997 में लालू जी के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी। यूएन विश्वास ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने लालू जी से समय लिया, आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, मैं आपके यहाँ आकर पूछताछ करना चाहता हूँ अपनी टीम के साथ। और यही हुआ, गए दिन भर उनके यहाँ, उसकी पूछताछ हुई। तो सीबीआई ने ऐसा किया तो ईडी की छवि भी सुधरेगी इससे, कि हमारी कोई द्वेष नहीं है मुख्यमंत्री से। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद है, उस पद का ध्यान रखिए, उस पद पर। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि आईटी का अधिकारी अगर कहीं छापेमारी करने जा रहा है, किसी कांग्रेस के विधायक यहाँ छापेमारी कर रहा है, उसकी गाड़ी पे स्टिकर बीजेपी का लगा हुआ हो, तो लोग तो शक उठाएंगे कि कार्यकर्ता तो नहीं आ गया है ना आईटी। नहीं, शक उठाएंगे तो अब क्या हुआ है मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा जी। इसकी व्याख्या कर रघुवर दास जी ने किया है मगर ये इस व्याख्या से कोई सहमत नहीं होगा। अच्छा, कम से कम स्टिकर तो हटा देना चाहिए था उनको उस पर से। भाड़े की गाड़ी भी है। और जो अधिकारी छापेमारी करने जाएगा, दूसरे का मीन मेख निकालेगा और अपने जिस गाड़ी पर सवार हो रहा है उस गाड़ी के आगे पीछे क्या है यह नहीं देखेगा, तो लगेगा कि वो हड़बड़ी में है, अफरा तफरी में है जी, उसकी नीयत उतनी सही नहीं है। बात तो सामने आएगी। एक आरोप आप पे भी लगा कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार के आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, दूसरी ओर आप पर आरोप लगा है कि आपके कार्यकाल। हाँ, मेरे खिलाफ आरोप लगा है। ये आरोप 2 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है 3 जुलाई 2021 को, जो रघुवर दास के मुट्ठी भर लोग वहाँ हैं जमशेदपुर में, ये ग्रुप बना के शिष्टमंडल के रूप में उस समय की राज्यपाल से मिले थे। ठीक है। और कहा था कि आप इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए। मैंने भी राज्यपाल से कहा, मैंने सरकार से भी कहा कि इसकी आप करा दीजिए जितना जल्दी हो। और ये जो मुद्दे उठा रहे हैं मैंने उनको स्पष्ट भी किया था। अब जब ये हमारी मुहिम शुरू हुई है तो 2-4 दिन पहले इन लोगों ने ये प्रयास किया है। और उसके सबसे पहले ये खबर आई तो मैंने, जो हमारा पहले का विभाग है खाद्य आपूर्ति विभाग, मैंने उसके सचिव को फ़ोन किया जी और बताया कि जब कोई भी परिवाद शिकायत जाती है इसमें एसीबी में, तो एसीबी पहले उस परिवाद को संपुष्ट करता है कि भाई ये परिवाद सही है कि नहीं, करने वाला सही है कि नहीं, इसके तथ्य कैसे हैं। उसके बाद वह आईआर बनाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाता है, यानी उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं उनको वेरीफाई करता है। और जब आईआर में भी लगता है कि नहीं इसमें दम है, तब वह पीई के लिए मांग करता है। अगर सरकार अपने पीई के लिए आदेश दे दे या कोर्ट आदेश दे दे तब तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। मगर जब परिवाद सीधे एसीबी में जाता है, इस पर विचार करती है, तो आईआर किया है क्या इन्होंने? मैंने विभाग के सचिव से पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो पता नहीं है। किसी दिन एसीबी ने
हम लोगों के यहाँ फ़ोन भी नहीं किया, कोई फाइल नहीं मांगा, तो सारी फाइलें तो बंद हैं वहाँ। और मैंने सबका दे दिया स्पष्टीकरण। जिस आहार पत्रिका के बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फाइल नहीं आई, उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था, विमोचन पहले अंक का उन्होंने ही किया था और बड़ी फैन फेयर के साथ किया था। दूसरा कि जब ये तय हुआ कि ये करना है तो पहले फाइल वित्त विभाग में गई। वित्त विभाग ने कहा कि भाई क्या रेट होना चाहिए छपाई का, क्या नहीं होना चाहिए, हमारी विशेषज्ञता नहीं है, पीआरडी से रेट पूछ लीजिए आप लोग। तो विभाग पीआरडी में गया, जन सूचना जनसंपर्क विभाग में। सूचना जनसंपर्क विभाग ने बताया कि हम इस रेट में छापते हैं। तब कोटेशन जो लिया गया था उसमें उससे भी कम दर पर, जिसका सबसे न्यूनतम था, उसको छापने के लिए आदेश दिया गया। तो ये दोनों ही विभाग, वित्त विभाग और सूचना जनसंपर्क विभाग, तो मुख्यमंत्री के ही विभाग हैं जी। ठीक है, हमारा विभाग उनको फाइल नहीं भेजा, उनका अपना विभाग तो उनके यहाँ फाइल भेज सकता था, किस तरह का आया है। नहीं तो अब रघुवर जी अब सारा ठिकरा आपको छोड़ रहा है। तो ये आई बात, एक तो बात इसका मैंने कहा, और भी इसी तरह के हैं। आहार पत्रिका में बाद में 5 महीना छपने के बाद विज्ञापन निकाला गया जी, सॉरी टेंडर निकाला गया। टेंडर में जो न्यूनतम आया, हमारे सचिव ने उसको कार्यादेश दिया। पहले जो किया गया था टेंडर, उसकी मेरे पास फाइल नहीं आई थी, सचिव के अधिकार में था करना, उन्होंने किया था। और उसमें शर्त लगाया था कि यदि पहले जो छपाई हुई है, उस छपाई जिस दर पर हुई है उससे कम दर आता है तो पहले छापने वाले से उतना पैसा एडजस्ट किया जाएगा, उसे वापस लिया जाएगा जी। संयोग है कि जो पहले न्यूनतम था वही निविदा में भी न्यूनतम हो गया। तो रघुवर दास जी के इस आरोप में कोई दम खोजते तो विभाग के संचिका दिखवा लेते। एसीबी भी नहीं गया है वहाँ। ऐसे ही जितने सबूत हैं, अब वो इतने बौखला गए हैं कि कल उन्होंने बोकारो में कहा है कि इतना ही भ्रष्टाचार से चीड़ता हमारी सरकार का, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया मंत्री परिषद जी। आप पे सवाल उठाया। अब मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी सरकार में मंत्री मुझे रघुवर दास ने नहीं बनाया था। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 4 मंत्रियों के साथ लिया, ये 28 दिसंबर 2014 को, और मैं मंत्री बना जब विस्तार इन्होंने किया 19 फरवरी 2015 को। ये जो 1.5 महीने का समय था, इन्होंने खूंटा गाड़ दिया था कि उनको मैं मंत्री नहीं बनाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि उनको तो आपको मंत्री बनाना ही पड़ेगा। अच्छा। तब मैं मंत्री बना, मुझे एक छोटा सा विभाग दे दिया उन्होंने। अब विभाग में जब भ्रष्टाचार के मामले आए तो 4 अगस्त 2017 को मैंने समय लेकर प्रधानमंत्री से भेंट किया और मैंने उनसे यही कहा कि मैं जिस सरकार में हूँ उसकी कार्यप्रणाली को देखकर मुझे रोज शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार छोड़ दूँ। और आपके यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि रघुवर दास जी ने मुझे मंत्री नहीं बनाया था, आप लोगों ने बनवाया था। अगर मुझे उन्होंने मंत्री बनाया होता तो मैं उसी समय छोड़ दिया होता। अब बताइए हमको क्या करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार से त्यागपत्र देने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा। मैं अमित शाह जी से बात करता हूँ, वो आपसे बात करेंगे। 15 दिन के बाद अमित शाह जी के यहाँ से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैं 15, 16, 17 सितंबर 2017 में रांची आ रहा हूँ 3 दिनों के लिए, मैं सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। वो आए, आमने सामने बात समूह से उन्होंने ठीक भी किया। अच्छा। और दिसंबर 2017 तक सारी चीज़ें ठीक भी रहीं। अच्छा। मगर जैसे एक जानवर होता है ना, उसकी पूंछ टेढ़ी होती है, खींचिएगा वो सीधा रहेगी, छोड़ दीजिएगा। फिर 2018 के बाद सभी शुरू हो गया। अच्छा। तो मैंने तय किया कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार नहीं छोड़ना है तो मैं सरकार के भीतर रहकर इन बातों को उठाऊंगा। और रघुवर दास ये बता दें कि उनके मंत्रिपरिषद में जब मैं सवाल उठाता था तो मेरे कारण से कम 400 करोड़ रुपए की बचत सरकार को हुई है। राजबाला वर्मा पद सचिव थी और पतरातू से और रामगढ़ की जो सड़क बन रही थी बड़का काना होके, उस सड़क में उन्होंने 100 करोड़ रुपया इसको ज़्यादा दिया जाए इसका प्रस्ताव लाया था। अच्छा। पूरा कंसल्टेंट की इतनी बड़ी रिपोर्ट के साथ लाया था। मैंने तो विरोध किया, मैंने कहा ये रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट गलत है, हुआ की जांच करेंगे। उसमें राजीव गावा चीफ सेक्रेटरी थे, अमित खरे विकास आयुक्त थे, हुआ की विकास आयुक्त जांच करेंगे। आज तक भुगतान नहीं हुआ उसका, रुकवाया आपने तो, आज तक नहीं हुआ।
इसी तरह से और कई परियोजनाओं में जहां भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता था, कैबिनेट में आता था, तो मैं तो डालता था। शराब ब्रदर्स वाले मामले में आपने उठाया था? साहब इधर ने उठाया, इनके शराब की नीति के बारे में मैंने उठाया, और शराब की नीति में भी कोई फेरबदल तो हम नहीं करा सके, मेरे एक अंकुश जरूर लगा। और शराब की जांच शुरू हो रही है, फिर वहां तक जाएगी। तो उस रघुवर जी के टाइम में माइनिंग लूट नहीं हुई थी क्या? रघुवर दास जी के समय माइनिंग में जो लूट हुई, मैंने किताब ही लिख दी है, रहबर की राजनी जी। जो रहबर है, जो दिशा दिखाने वाला है, जो नेता है, वही राजनी कर रहा है। एक है ना कि मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारवां को लूटा, तो ये किया उन्होंने, पूरी किताब में लिखी। ईडी की पूछताछ में मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, तो रघुवर जी से क्यों पूछताछ? मैंने ट्वीट करके 4-5 महीना पहले कहा था कि जितनी जांच ईडी कर रही है, ईमानदारी से करेगी या नहीं ईमानदारी से करेगी, तो ये जांच रघुवर दास के दरवाजे तक जाएगी। और रघुवर दास के दरवाजे तक गई, 2 चार्जशीट जमा किया ईडी ने। अच्छा। एक गिट्टी घोटाला जो हुआ है कि बिना चालान के अवैध माइनिंग करके, और गिट्टी कई रेक एक रेक में, रेलवे के एक रेक में मुझे लगता है कि 50 से लेकर 60 तक बोगियां होती हैं जो जिसमें लादा रहता है। इनके रिजिम में 2015 से लेकर 2019 तक में 233 रेक गया है बिना चालान के, तो हजारों। और हेमंत सोरेन के इसकी सरकार में 117 रेक गया है बिना चालान के। और इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 15, 16, 17 3 वर्षों में केवल 48 रेक गया है। अच्छा। बिना चालान के गिट्टी। इन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को बदल दिया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर आए जो आज तक वहीं मौजूद हैं। और रघुवर दास जी के सरकार में 3 साल में 48, और बाकी बचा हुआ 18-19 का 2 साल है, उसमें 185 रेक गया। वो तो मुख्यमंत्री भी थे, खान मंत्री भी थे, डीएमओ को बदलने रखने का पावर उन्हीं के पास था, उन्होंने किया। तो मैं तो यही कहता हूं कि ईडी क्यों नहीं पूछताछ करेगी उनसे। दूसरा, जब पूजा सिंघल का मामला आया मनरेगा घोटाले का, मैंने ट्वीट करके कहा था कि ये घोटाला केवल और केवल रघुवर दास की सरकार के समय का है, हेमंत सोरेन की सरकार इसमें कहीं नहीं आएगी। मनरेगा घोटाला की जांच जिस आरोप पत्र पर ईडी ने किया और पूजा सिंघल को जेल में डाल दिया है, उसकी जांच रघुवर दास की सरकार में भी हुई थी। और रघुवर दास जी ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया, साहब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, उनको प्रमोशन उनको दे दिया। तो इसमें ईडी को तो वो फाइल देखनी चाहिए ना, जिस तरह से क्लीन चिट दे दिया इन्होंने जी। तो इनसे पूछताछ किए बिना वहां तक गए बिना तो संभव नहीं होगा। अब शाहबर्दर का तीसरा मामला इनकम टैक्स वहां गया है, और मेरा दावा है कि इनकम टैक्स ने जितना वहां पकड़ा होगा उससे कई गुना अधिक रिपोर्ट ईडी के पास पहले से मौजूद है। क्योंकि मैं एक बार किरीबुरू गया था जहां मेरा पैर टूट गया था, तो ईडी के लोगों ने की टीम भी वहां गई थी, और सारे स्टॉक की माइनिंग की फोटोग्राफी किया था इन्होंने। और कार्रवाई उन्होंने इसलिए नहीं किया कि ईडी को कार्रवाई करने के लिए कम से कम एक एफआईआर की जरूरत होती है। कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कार्रवाई नहीं होती। ईडी के दफ्तर में तो सारे सबूत हैं। और रघुवर दास जी ने तो आउट ऑफ द वे जाकर, फाइल पर दस्तखत है, मैंने अपनी किताब में उस फाइल के पन्ना को दिया है कि उन्होंने उस फर्म को आउट ऑफ द वे जाकर बिना लायकियत के उसको खनन का परमिशन दे दिया था। और अपने विभाग के माइनिंग अफसरों को उन्हें लिखित रूप में आदेश दिया था, क्यों विलंब हुआ। उसके बाद इनकी सरकार ने विलंब करने वालों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा। तो ये तीनों जो मामले हैं ना, ये तीनों मामलों में कोई जांच कर ले। रघुवर दास जी ने भ्रष्टाचार की किताब एक लिख दी, और हेमंत सोरेन भी उसको कोर्स में चलवा रहे हैं। अच्छा, अंतर इतना ही है। और जो उस समय भ्रष्टाचार करने वाला गैंग था, प्रेम प्रकाश एंड कंपनी, प्रेम प्रकाश की ही कंपनी ने पूरा गिट्टी ढोया है, आज भी वही है। मैंने हेमंत जी से भी कहा था, बीच वाले जो है ना वो सत्ता बदलते ही अपना जगह बदल लिए। हाँ, वो चले गए पूरी तरह से वहां, और आज भी दोनों का संपर्क है। मैंने फोटो दिया, रघुवर दास जी के गराज में इनोवा गाड़ी खड़ी है, और वह गाड़ी नंबर से पता किया गया तो प्रेम प्रकाश का जो दोस्त है पुनीत भार्गव, जो धनबाद में भी एफसीआई की ट्रांसपोर्टिंग करा रहा है, तो पुनीत भार्गव के नाम से खरीदी गई गाड़ी थी। अच्छा। एक दूसरी गाड़ी पर घूमते थे, मुझे देवघर से लोगों ने फॉर्च्यूनर का फोटो भेजा, नंबर का पता गया कि रांची के
जो 2 माइनिंग का काम करने वाले हैं वो गाड़ी उनके नाम पर है। तो आप सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं। सबूत इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि प्रेम प्रकाश की गाड़ी आपके गराज में खड़ी है साहब, पति पत्नी दोनों ही बगल में खड़े हैं उसके। तो प्रेम से इतना प्रेम लोग निभा रहे हैं और बाकी चीजें आप बताते चले गए, फिर भी अगर एक तरफा, तो इसका मतलब है कि उनका भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी पकड़ है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ईडी अब उनकी कोई पकड़ अब नहीं रह गई है। पार्टी ने एक बार उनको उपाध्यक्ष बना दिया है। ईडी ने जो 2 चार्जशीट दाखिल किया मनरेगा घोटाला और गिटी घोटाला में, जिसमें इनके रिजिम का बिल्कुल ईयर वाइज विस्तृत विवरण है, तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी के डायरेक्टर ने भाजपा के या इस सरकार के शीर्ष नेताओं के ध्यान में इस बात को नहीं डाला होगा। लेकिन अनूप जी का बयान आया बेरमो विधायक का कि हमारे खिलाफ आईटी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि हम भाजपा की बात नहीं माने और सरकार को गिराने में शामिल है। ये बात पहले से कर रहे हैं, पहले से कर देखिए। तब आप इस पे मैं यहाँ इस बात को मैं इस रूप में लेता हूँ कि ठीक है ईडी पक्षपात कर रहा है, मगर पक्षपात करने के बाद ईडी जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई में भ्रष्टाचार और नकदी और अवैध धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसको तो कहें कि भाई हमारा खोज दिया, इनका नहीं। मैं तो कहता हूं उनके घर पे नहीं मिला है, उनके बहुत सारे दूसरे सही मिला। मतलब जहां भी कार्रवाई ईडी ने किया है उसको कुछ ना कुछ मिला ही है। उसने चार्जशीट दिया है, लोगों को जेल में डाला है। ये हम कह सकते हैं कि ईडी एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा की नीति पर चल रही है जी। तो उसको जहां भ्रष्टाचार है वहां देखना चाहिए। पहले की सरकारों में जो भ्रष्ट व्यक्ति बैठे हैं उन पर भी नजर डालनी चाहिए। और जब साहब आपने चार्जशीट में दे दिया तो चार्जशीट में देने के पहले आपने जिसको सूचना दी हुई है उससे इजाजत मांग लीजिए कि साहब हम पूछताछ भी करना चाहते हैं, इसमें हम जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिया जी, उस मामले को लेकर अभी भी राज्यपाल अपना पिटारा नहीं खोले। देखिए इसमें मैंने शुरू में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फरवरी में हेमंत सोरेन के खिलाफ ये शिकायत किया, उसमें मैंने कहा था कि जो शिकायत है इसमें चुनाव आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2-2, 3-3 ऑर्डर हैं इस बारे में माइनिंग लीज को लेकर कि ये अयोग्यता इसके कारण से नहीं हो सकती है। मैंने उस समय कहा था चुनाव आयोग ने जब अपना प्रतिवेदन, अपनी अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी तो राज्यपाल को उसको लागू कर देना चाहिए था, विलंब नहीं करना चाहिए। तो लेटर आज तक बाहर नहीं आया, इसका मतलब कुछ था ही नहीं। वो लेटर खूब बाहर है। जिस दिन लेटर आया उसी शाम को लेटर बाहर हो गया। तो कार्रवाई के नाम पर उसमें क्या था? देखिए लिफाफा जो किसी संवैधानिक संस्था से आता है, चुनाव आयोग से आएगा, तो वो राज्यपाल के नाम से नहीं आता है, राज्यपाल के प्रधान सचिव के नाम से चिट्ठी आती है, लिफाफा आता है जी। प्रधान सचिव खोलता है, राज्यपाल के सामने रखता है। अब राज्यपाल उसको गोंद लगा के या फेविकोल लगा के फिर से साट दें तो अलग बात है। अगर ये बात आ गई तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है इसी सरकार का अफसर होता है। इस सरकार में उसके मित्र हैं, इस सरकार में उसके सीनियर हैं, उनको नहीं बताएगा ये नहीं कहा जा सकता है। और मेरी जो सूचना है कि जिस दिन ये चिट्ठी राजभवन में आई उस दिन राज्यपाल जी दिल्ली में थे जी। अगले दिन 1:30 बजे वो आए। उत्सुकता बस उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को कहा कि साहब जरा पढ़ के सुनाओ इसमें क्या है। उनके पर्सनल स्टाफ ने सुनाया और जब सुनाया तो विजिलेंस जो यहाँ खुफिया विभाग है वो सचेत था, उस फोन को सर्विलांस में ले लिया था, तो सारा चीज तो सुन लिया खुफिया विभाग ने। चिट्ठी कहाँ गोपनीय है? राज्यपाल जी कहते हैं कि बड़ी फेविकोल से सटा हुआ है। ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं कि उसमें हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराया है मगर डिबार नहीं किया है चुनाव लड़ने से। मुझे यही उम्मीद थी। मेरे हिसाब से तो कायदे से इस मामले में हेमंत को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। अच्छा। आपने अगर ठहराया और मोटिव है पॉलिटिकल तो आपको 2-3 साल के लिए डिबार करना चाहिए था ताकि ये 2-3 साल चुनाव नहीं लड़ सके। अब तो अगर अयोग्य हैं ये घोषित कर देते और रिजाइन कर देते, अगले दिन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग बैठते विधायक कहते कि फिर हम इन्हीं को नेता चुन रहे हैं, 4 दिन के बाद फिर वो मुख्यमंत्री हो जाते साहब जी। तो इसी के कारण से दूसरा क्या हुआ है कि इसमें राज्यपाल जी ने सेकंड ओपिनियन के लिए भेज दिया है। अच्छा। अब सेकंड ओपिनियन ऐसे मामलों में नहीं ली जाती है। नहीं तो चिट्ठी इसलिए चुपचाप रख दिया गया कि तब तो इसी बीच में विधायकों को खरीद लिया जाए या विधायकों को मिला लिया जाए, ये सब चीजें चलती रहे, या कुछ उधर से कांग्रेसी टूट के आ जाए, ये सब भी होते रहा। हो सकता है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं, मगर ये हो सकता है। मगर
अब वो लिफाफा खोलने चिट्ठी निकलने की बात कहाँ है, अब तो उस पर राज्यपाल महोदय ने सेकंड ओपिनियन के लिए चुनाव आयोग में भेज दिया है। तो जब सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा है तो उन्होंने मीमांसा जरूर की होगी कि भाई पहले ओपिनियन में क्या कमी रह गई है। उसमें राज्यपाल को यह नहीं देखना है। राज्यपाल के पद का यही काम है कि कोई शिकायत ऐसी राज्यपाल महोदय के पास आती है तो अपने कार्रवाई करने के बदले सीधे चुनाव आयोग को भेजेंगे जी। और चुनाव आयोग जो अनुशंसा आपको भेजेगा उस पर संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर सेकेंड ओपिनियन मांगने की बात कहाँ रह जाती है। अब सबको जो है सिर्फ इस बात का इंतजार है कि हेमंत सोरेन सरकार का क्या होगा। आपके नजरिए से क्या होने वाला है? मेरे नजरिए से हेमंत सोरेन की सरकार चलती रहेगी। सरकार प्रचंड बहुमत में है और हेमंत सोरेन ने पिछले 1-1.5 महीने से जिसको नैरेटिव कहा जाता है, अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है और उन्होंने सही किया है अपने हिसाब से। और ये करके आज जो उनकी सरकार भी मजबूत स्थिति में है और व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व भी उनका मजबूत हो गया है। तो ईडी की कार्रवाई हो या चुनाव आयोग का दूसरी, अगर अब ईडी कार्रवाई अलग है। ईडी अगर पूछताछ करती है, ईडी को प्रमाण मिलता है, जैसा कि ईडी कह रही है कि पुख्ता प्रमाण है कि इसमें मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर ईडी मुख्यमंत्री को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करेगा, उचित भी नहीं गिरफ्तार करना। मगर ईडी ये कहता है कि हमारे पास सबूत हैं, हमने वॉइस रिकॉर्ड किया है, सर्विलांस में फोन रख के इन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि से बात किया है, लेन देन की बात की है। ये बात छन के आ रही है, मगर मान लीजिए पुख्ता प्रमाण होगा तो ईडी यही करेगी ना कि जैसे लालू जी गिरफ्तार हुए वैसे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करेगी। या बहुत रणनीति चलेगी तो राज्यपाल महोदय का लिफाफा उस समय खुल जाएगा। अच्छा, ये अयोग्य हो जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, फिर ईडी इनको पकड़ लेगी। कई तरह की चीजें चल सकती हैं इसमें। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य में एक अनावश्यक अस्थिरता का वातावरण पैदा हो रहा है और राजनीति में विपक्षी दल अलग अलग हैं, मगर विपक्ष का नेता, विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल दुश्मन की तरह काम करे, ये तो लोकतंत्र में नहीं चलता। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को, कर्पूरी ठाकुर जी थे, बिंदुश्री दुबे थे, सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। ये व्यक्तिगत संबंधों में कहीं कटुता नहीं आई, न एक दूसरे की हानि कर देने की बात। इन सभी कवायद में तो भाजपा को नुकसान ही होगा। भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है। भाजपा ने झारखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर भ्रष्टाचार का एक ढोल अपने गले में लटका लिया है और उसको बजा भी नहीं पा रही, वो बज नहीं सकता है। अच्छा, अब इस ढोल से ये मुक्ति पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छी चीज इस राज्य में हो सकती है। यानी भविष्य में भाजपा को जब मैंडेट अगर ज्यादा मिलेगा तो उसका चेहरा जो है अब रघुबर दास तो नहीं होंगे, सपने में भी नहीं। अगर उनको ख्वाब होगा या कुछ लोगों को फोन करके वो रोब जमाते हैं कि फिर हमारी सरकार आने वाली, मुख्यमंत्री बनने वाला, ये तो 7 जन्म में नहीं संभव है रघुबर दास के लिए। क्योंकि ये मुझे इसलिए लगा कि जब ईडी ने चार्जशीट में रघुवर दास के 5 सालों में हुए 2 भ्रष्टाचार के मामलों को चार्जशीट में लिखकर न्यायालय में दे दिया है, मामला तो न्यायालय में है, ईडी नहीं करेगी, लोग न्यायालय से कहेंगे कि भाई कराइए, ये क्यों नहीं करा रहे आप इससे। तो जब ये ईडी ने डाल दिया है तब रघुवर दास जी सोचे कि हम फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इनको टिकट देने के बारे में भी 10 बार सोचेगा, विधानसभा का टिकट दे कि नहीं दे। राज्यसभा की जो लिस्ट इस पर गई थी, 3 नाम गए थे, इनका भी नाम था उसमें एक। अच्छा, बाहर में कहते थे कि नहीं है, नाम था, केंद्रीय नेतृत्व में देखते ही कर दिया, ये नाम क्यों डाला आपने साहब। तो मतलब ये नाम थोड़ा बदनाम ज्यादा हो गया। बदनाम तो नाम जनता में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सूत्रों से या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने सूत्रों से पता करें कि अगर इस ढोल को गले से नहीं निकालेंगे तो 2019 के चुनाव में 65 की हाँकते थे, 25 पर आ गए। अगले चुनाव में 25 के बदले 15 पर आ जाएंगे। नहीं, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका टिकट नहीं कटता, रघुवर जी का अहंकार शामिल नहीं होता, थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखते तो आज तो भाजपा की सरकार रहती। हाँ, वो तो बीती बात है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, ईडी की 2 चार्जशीट में रघुवर दास की सरकार के समय का ठोस भ्रष्टाचार का शामिल होना ये साबित करता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में ये एक अभियुक्त की तरह है। ढोल पड़ा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, वो ढोल निकाल दें नड्डा जी तो शायद भाजपा के लिए कुछ अच्छी स्थिति बन जाएगी। नहीं तो 25 के बदले में 15 होने में कहीं भी कोई शंका नहीं होगी अगले चुनाव में।
तो अभी आप सुन रहे थे सरजू राय जी को जो बता रहे थे बेबाकी से, और झारखंड के राजनीतिक चर्चा करनी हो और इसकी समझ अगर आपको बढ़ाना हो तो सरजू राय की बातों से आप समझ सकते हैं कि झारखंड इस वक्त में कहाँ खड़ा है। और इन्होंने अपनी बातों ही बातों में केंद्र को एक हद तक जो है सुझाव भी दे दिया है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में झारखंड किस हद तक डूबा हुआ है वो इनके शब्दों से बयान होता है। और यही कारण है कि इन्होंने समय पर कई बार अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताया भी है। और रघुवर सरकार में रहते हुए रघुवर सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई खुलकर आवाज उठा सकता है तो वो सरजू राय ही हो सकते हैं, जिन्होंने पशुपालन घोटाला से लेकर कई बड़े घोटालों का उन्होंने उजागर किया है और आज भी मोर्चा पर डटे हुए हैं। और इसीलिए जेपी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, संपूर्ण क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में अगुवाई कर रहे हैं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।